जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक रिक्वायर्ड। वॉइस और स्क्रीन आपको क्लियर है? वॉइस और स्क्रीन के ऊपर मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है जनाब, आज हम लोगों ने जो मेन एरिया डिस्कस करना है दैट इज कंपनीज एक्ट। मगर उसकी तरफ मूव करने से पहले मैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक दफा उसकी क्विक रिवीजन करवा दूं थ्रू द पास्ट पेपर्स। इसमें से आपको मैंने ऑलरेडी 4 सवाल तो लिखने के लिए दिए हैं। आपकी असाइनमेंट्स मेरे तक पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह वो आज रात तक सारी की सारी मार्क हो जाएंगी। काफी ज्यादा हैं, कुछ मैंने कर दी हैं, कुछ हो रही हैं, तो जिनको अभी तक रिटर्न नहीं हुई उन्होंने परेशान नहीं होना। आज रात तक सबको वो फॉरवर्ड हो जाएंगी। और चूंकि मैं खुद उनको मार्क कर रहा हूँ तो आपको मेरे नंबर से ही वापस आ रही होंगी, तो थोड़ा सा बस उसमें डिले है। अच्छा, तो नमाज की ब्रेक करने से पहले पहले मैं जरा एक दफा इन सवालों को गो थ्रू करवा दूं। पहले मुझे ये बता दें, अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं रिगार्डिंग ऑडिट, रिगार्डिंग अश्योरेंस, आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए? कोई कंफ्यूजन है तो बता। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? सारी बातें समझ आ रही हैं? ऑडिट क्या है, अश्योरेंस क्या है, और राइटिंग प्रैक्टिस तो हमारे साथ साथ चल ही रही है। ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ सवालों को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग नमाज ब्रेक पर चले जाएंगे। कुछ सवाल जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उसके ऊपर जरा कम बात करेंगे, जो नहीं किए उन पे ज्यादा बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर से मुराद है जो चीज आप एग्जामिन कर रहे हैं। अली, सब्जेक्ट मैटर मींस जो चीज आप एग्जामिन कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, तो ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और हमने कहा था रिगार्डिंग ऑडिट। तो ये तो अब आपको क्लियर है। List three reasons why audit evidence is considered to be persuasive rather than conclusive। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने सिंपल लिख देनी है इनहेरेंट लिमिटेशंस। इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या लिख देनी है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। आपने कोई सी तीन जो आपको याद है वो लिख के आप ये साबित कर सकते हैं कि जो ऑडिट एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। प्रोफेशनल जजमेंट किसे कहते हैं ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन अश्योरेंस क्लाइंट। आप अश्योरेंस क्लाइंट को कौन सी अश्योरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इसमें आपने तीन नहीं बतानी, इसमें आपने सिर्फ कितनी बतानी है, दो। और दो कौन सी बतानी है? एक रीजनेबल अश्योरेंस और दूसरी लिमिटेड या मॉडरेट अश्योरेंस। तो वो आपने सिंपल उसको उठा के एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना है। तो जो पहले 4 सवाल हम लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे 100% क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो 4 सवाल हमें क्लियर हो गए। फिर अगर मैं नीचे आऊं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो कहता है स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रू एंड फेयर के ऊपर बात कर दें। ये भी सवाल आपको मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ है, तो ये भी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने इसके ऊपर भी परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ऑटम 17, ये रिसेंटली आपको मैंने दिया था। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, अजीज असलम जो कि नया सीएफओ है, सीईओ है, उसने रिक्वेस्ट की है कि भाई आओ और आके हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस देके जाओ। आओ और आके हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस देके जाओ। तो उसको आपने लेटर लिखना है, लेटर बकायदा ड्राफ्ट करना है, जिसका 1 नंबर आपको मिलेगा क्योंकि उसने रीजंस पूछी है 4 और नंबर है 5। तो ये 4+1 यानी कि 4 नंबर रीजंस के, 1 नंबर उसको बकायदा फॉर्मल ड्राफ्ट करने का, और आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी बिना पे आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो उसका आंसर बनेगा दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। जो उसका आंसर बनता है बेसिकली
वो आंसर है इनहेरेंट लिमिटेशंस। और आपने कोई सी अच्छी वाली चार बातें यहाँ पे मेंशन कर देनी है जो आपको आती जी। लेटर का फॉर्मेट वही जो नॉर्मल होता है। चले मैं दिखा देता हूँ, नेक काम में देरी कैसी, मैं आपको दिखा देता हूँ लेटर का फॉर्मेट देखिए। अभी आपकी स्क्रीन पे लेटर का फॉर्मेट नजर आ जाएगा। ये देखिए, आपको शो हो रहा है लेटर का फॉर्मेट। ये है टू सीईओ। तो इस तरीके से एक दफा चले इसको रीड भी कर लें, एक दफा इस जवाब को रीड कर लें, एक दफा इस जवाब को रीड कर लें। देखिए, लेटर का हो या ईमेल का हो, आपने शुरू टू से ही करना है और एंड करना है वार्म रिगार्ड्स के साथ। आपने एंड करना है उसको वार्म रिगार्ड्स के साथ। तो शुरू ये टू से होगा और एंड होगा वार्म रिगार्ड्स। जी, क्लियर हो गया? इसको रीड कर लिया आप लोगों ने, जवाब रीड हो गया, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, वापस आते हैं। अच्छा अच्छा, वापस आते हैं तो बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपने चार एलिमेंट्स बताने। अब हैं तो पांच, मगर चार नंबरों के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ चार बातें लिख देनी है। अच्छा, ये वाला सवाल अभी आपने नहीं करना, इसको आपने यहां से उठा के चैप्टर नंबर 3 में डाल देना। यानी कि यहाँ पे लिख लें, अगर आपके पास किताब है या कहीं भी नोट कर लें कि ऑटम 2020 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कब सॉल्व करना है, जब आप चैप्टर नंबर 3 में दाखिल हो जाए। कब सॉल्व करना है? जब आप चैप्टर नंबर 3 में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिस्क वाली बातें हैं, तो वो अभी आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये गलती से यहाँ पे आया हुआ है, इसको आपने खुद मूव कर लेना। अच्छा जी, इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज ऑफ स्केप्टिसिज्म, तो अभी इसको भी हमने होल्ड कर लेना है। ये होल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने दो सवाल होल्ड कर लिए हैं, एक ऑटम 19 का होल्ड किया है और ऊपर मैंने आपको होल्ड करवाया है स्प्रिंग 13 का, और एक सवाल मैंने आपको कहा है कि आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा जी, जरा ये सवाल पढ़िएगा ऑटम 19 का, जल्दी से इस सवाल को रीड करें, इस सवाल को रीड करें जरा, और मुझे बताएं इसका आंसर देने के लिए आप कौन से कॉन्सेप्ट में एंटर होंगे। सिर्फ एडवांटेजेस काफी नहीं है भाई, सिर्फ एडवांटेजेस काफी नहीं है, मिस्टेक्स भी हैं, मिस्टेक्स भी हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक जो मेन है दैट इज एडवांटेजेस और दूसरा है इनहेरेंट लिमिटेशंस। जी, एक जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें दैट इज ऑफ एडवांटेजेस, जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज एडवांटेजेस, और दूसरी मिस्टेक्स वाला एरिया है। दूसरा जो एरिया इस पर टेस्ट हुआ है वो मिस्टेक्स वाला है। हाँ, बेसिकली एक्सपेक्टेशन गैप भी उसने पूछा है, मगर चूंकि ये वाला वर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैंने इस वर्ड के ऊपर कोई बात नहीं की। पूछा उसने एक्सपेक्टेशन गैप ही है, असल में जो उसने पूछा है वो एक्सपेक्टेशन गैप ही पूछा है। जी जी, मैं बताता हूँ, जरा इसका आंसर देखते हैं, जरा रीड कीजिएगा, इस आंसर को तसल्ली से पढ़ें।
लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और मुझे बताएं आंसर में कोई प्रॉब्लम है। आई एम गिविंग यू टाइम। एक दफा इसको रीड करें, पहले इसके जवाब को खुद से रीड करें, उसके बाद हम नमाज ब्रेक करते हैं, फिर वापस आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यू हैव 2 मिनट्स, प्लीज रीड दिस, अच्छी सी रीडिंग कीजिएगा। जी, आइए जरा इसके आंसर को देखते हैं। कहता है क्या ऑडिट हमारे बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता? ये लफ्ज पढ़ते साथ ही ना आपको चढ़ गया गुस्सा। आपने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। आपने कहा भाई इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट कि ऑडिट वैल्यू ऐड नहीं करता। फिर आपने बताने शुरू किए इसके फायदे। पहला फायदा, इट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंफर्म करता है कि तमाम स्टैट्यूटरी ड्यूटीज निभाई गई हैं, तमाम नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज भी निभाई गई हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट लिख दिया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाला, यानी कि जितने भी फायदे हैं वो आपने सारे उठा के यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ऑडिट के फायदे लिखे हुए। जितने भी आपने एडवांटेजेस पढ़े हैं उन्हीं को बस थोड़ा सा मजीद उसने इलेबोरेट करके लिखा है। अगर आपने इन पॉइंट्स को क्रैम नहीं करना तो अच्छी बात है, क्रैम बिल्कुल ना करें। जो आपकी किताब में, जो आपके नोट्स में फायदे लिखे हुए हैं, आप वही फायदे उठा के यहाँ पे लिख दें, काफी। फिर नीचे जो उसने दो बातें एडिशनल की हैं सवाल में, सवाल देख लेते हैं। कहता है ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। ऑडिट आपको हेल्प करता है कि आप तमाम फ्रॉड्स को निकालें विद इन द कंपनी। तो भाई सबसे पहले आप उसको बताना है कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉड निकालना नहीं है। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है। और उसको ये स्ट्रेट पे बता देना कि हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फ्रॉड के ऊपर कौन काम करता है टेक्निकली, कंपनी की मैनेजमेंट, उनकी ये प्राइमरीली जिम्मेदारी है कि वो ऐसे सिस्टम्स लगाएं, ऐसे कंट्रोल्स लगाएं कि वो फ्रॉड को पकड़ सकें। तो ये बात आपने डिस्कस करनी है। तो मेन उसने जो चीज पूछी है दैट इज फायदे। और नीचे एक एक्सपेक्टेशन गैप उसने पूछा है कि भाई क्या आप लोग फ्रॉड भी पकड़ते हैं? तो आपने उसको इनहेरेंट लिमिटेशंस में जाके बताना है कि नहीं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉड को पकड़ना नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है
ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर बात करना, और ये जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये सवाल क्लियर हो गया? यहाँ तक बातें क्लियर है? पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए? चलो, अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर अभी मैं आपको आपकी एक असाइनमेंट लिखवा देता हूँ, वो आपने करनी है। दैट इज ऑटम 18 का ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना। ये आपकी आज की असाइनमेंट होगी, ये अभी अभी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 18, ये आपने लिख के भेज दी। कितने मार्क्स के लिए? 8 नंबर। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है, ये A3 है, असाइनमेंट नंबर 3। ये आपने सॉल्व करके भेज दी। चलें ब्रेक कर लेते हैं, 7:20 पे मुलाकात करते हैं, 7:20 पे मुलाकात करते हैं और कंपनीज एक्ट का पोर्शन शुरू करते हैं। 7:20 पे मिलते हैं और वी विल स्टार्ट कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, आ जाए 7:20 पे आ जाए। अच्छा जी, दोबारा से करते हैं। हम लोग जो एरिया स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कंपनीज एक्ट। तो उसके अंदर हम लोगों ने सीखना है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट का एरिया। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी का जो पहला पहला ऑडिटर है, कंपनी का जो पहला पहला ऑडिटर है वो कौन लेकर आएगा? कंपनी का पहला पहला ऑडिटर लेकर आएगा कंपनी के डायरेक्टर्स। और वो कब लेकर आएंगे? जैसे ही कंपनी बनेगी उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपने वो ऑडिटर अपॉइंट कर लेना, विद इन 90 डेज। और वो कब तक रहेगा? वो रहेगा पहली एजीएम तक। यानी कि एजीएम के ऊपर ये भाई साहब रिटायर हो जाएंगे। एजीएम के ऊपर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सेकंड ऑडिटर, थर्ड ऑडिटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो इतने नंबर्स याद नहीं रखने, आपने बस एक लफ्ज याद रख लेना है, सबसीक्वेंट। आपने फर्स्ट के बाद चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, आपने उसको एक ही नाम से पुकारना है और वो नाम है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट ऑडिटर कब आएगा? एजीएम पे। यानी कि उसको कब अपॉइंट किया जाएगा, कहां अपॉइंट किया जाएगा? एजीएम पे अपॉइंट किया जाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स लेकर आएंगे। और मेंबर्स को क्या खुद से डिसाइड करने का मौका मिलेगा? नहीं, मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। मेंबर्स एजीएम पे आएंगे और मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। और उनको कैंडिडेट्स कौन प्रोवाइड किया करेगा? उनको कैंडिडेट्स देंगे डायरेक्टर्स। कैंडिडेट्स के नाम प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम डायरेक्टर्स। और उनमें से मेंबर्स जो है वो सबसीक्वेंट ऑडिटर को पिक एंड चूज करेंगे। और उसकी भी अपॉइंटमेंट कब तक रहेगी? अगली एजीएम तक। तो आपने एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने ध्यान में रख लेना है कि हर एजीएम पे पुराना ऑडिटर रिटायर हो रहा है और उसकी जगह पे नया ऑडिटर आ रहा है। आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में बिठा लेना है कि हर एजीएम पे एक ऑडिटर रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह पे नया वाला आ जाएगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि सर क्या रिटायरिंग ऑडिटर भी दोबारा से अप्लाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रिटायरिंग ऑडिटर भी अपने आप को नामजद कर सकता है कि मुझे भी दोबारा से कंसिडर किया जाए, मुझे भी उस लिस्ट में डाल दिया जाए। वो जो लिस्ट रेकमेंड करेंगे ना बीओडी, तो अगर रिटायरिंग उसमें आना चाहे, अपने आप को फिर से अपॉइंट करवाना चाहे, तो वो अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवा दे। अच्छा, अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अब ये क्या होता है? कैजुअल वैकेंसी कहते हैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से, किसी पर्सनल रीजन की वजह से अगर ऑडिटर वो ऑडिट छोड़ के चला जाए। यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल। ये आपने फोकस रखना है, पर्सनल रीजन की वजह से, नॉट प्रोफेशनल, पर्सनल। क्या मतलब? बीमार हो गया,
कोविड हो गया, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, उसकी टांग टूट गई है, वो खुद ही से मना कर दे, प्रोफेशनल रीजन नहीं है, पर्सनल रीजन है। तो अगर किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से एक ऑडिटर कंपनी को ऑडिट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो चलते ऑडिट में से अपने आप को एग्जिट दे सकता है। अगर ऐसा होगा तो वहां पे क्रिएट हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी, वहां पे क्रिएट हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी। और उस कैजुअल वैकेंसी को कौन पूरा करेगा? डायरेक्टर्स। यानी कि फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। और कब तक? कैजुअल वैकेंसी जैसे क्रिएट होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। तो कैजुअल वैकेंसी जहां पे क्रिएट हो रही है उसके 30 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने ऑल्टर को अपॉइंट कर लेना। और ये कब तक रहेगा? एजीएम तक। तो वो रूल अपनी जगह पे कायम है कि एक एजीएम से जाएगा और दूसरी एजीएम पे फिर एक रूल ध्यान में रखिएगा। रूल ये है कि हु सो एवर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये रूल बता रहा हूं, whosoever is the appointing authority will also be remuneration deciding authority, remuneration deciding authority। क्या मतलब? सिंपल सी बात ये है कि जो भी उसको अपॉइंट कर रहा है वही उसके पैसे भी तय करेगा। यानी कि अगर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है तो फिर पैसे कौन तय करेगा? डायरेक्टर। एससीपी लेकर आ रहा है तो कौन डिसाइड करेगा? एससीपी। और इसके अलावा अगर मेंबर्स लेके आ रहे हैं यानी कि सब्सिक्वेंट, तो उसके पैसे भी कौन तय करेंगे? मेंबर्स तय करेंगे। तो डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं तो डायरेक्टर्स, मेंबर्स लेकर आ रहे हैं तो मेंबर्स, एसएससीपी लेकर आ रहा है तो एसएससीपी। मगर अभी तक हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि एसएससीपी कब कब लेकर आ सकता है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं की। आइए देखते हैं कि कब कब एससीसीपी अपॉइंट कर सकता है, कब कब एससीसीपी अपॉइंट कर सकता है। बहुत ही आसान करके बताऊं तो जब ऊपर वाले 3 काम अपने टाइम पे पूरे नहीं हो रहे तो एससीपी अपॉइंट करेगा। पहला ऑडिटर 90 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं किया गया, एससीपी लेकर आएगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट नहीं हुआ, एससीपी लेकर आएगा। कैजुअल वैकेंसी 30 दिनों में अपॉइंट नहीं हुई, एससीपी करेगी अपॉइंट। तो ये रूल तो बहुत ही सिंपल है कि जो जो ऊपर हम लोगों ने बातें देखी हैं अगर वो अपने अपने टाइम पे पूरी नहीं हो रही तो उसकी जगह पे जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंट कौन करेगी? एससीसीपी अपॉइंट करेगी। वो अपॉइंट कौन करेगी? एससीसीपी अपॉइंट करेगी। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑडिटर चलते ऑडिट से अपने आप को विड्रॉ कर लेता, मगर यहाँ पे रीजन पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है। यहाँ पे रीजन पर्सनल नहीं है, यहाँ पे रीजन है प्रोफेशनल। मतलब ऐसे भी होता है कि चलते ऑडिट में ऑडिटर मैनेजमेंट को कह रहा है कि भाई डाटा दो, मुझे एक्सेस प्रोवाइड करो, मेरी हेल्प करो, मेरे साथ मीटिंग्स करो। और मैनेजमेंट उसकी बातों को लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैनेजमेंट का बहुत ही बुरा सलूक है ऑडिटर के साथ, अकोमोडेट ही नहीं कर रही, हेल्प ही नहीं कर रही। या ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट को कुछ और समझ बैठी है, वो समझ बैठे हैं कि शायद एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, मगर हकीकत में तो एब्सोल्यूट नहीं होती। तो ऑडिटर प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी वहां से अपने आप को एग्जिट दे सकता है, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी अपने आप को एग्जिट दे सकता है। तो अगर अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट है,
यानी कि ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, मगर अपॉइंट होने के बाद वो कहता है कि नहीं यार, ये वाला ऑडिट मेरे से नहीं होगा, मैनेजमेंट जो है वो बहुत तंग कर रही है, अनविलिंग, वहां पे काम करना पसंद नहीं कर रहा, तो ठीक है, वो वहां से अपने आप को रिमूव कर लेगा, और फिर अगला ऑडिटर वहां पे कौन भेजेगी, एसएससीपी भेजेगी। तो याद रखिएगा, जो कैजुअल वैकेंसी है ये पर्सनल रीजंस की वजह से है, और जो अनविलिंगनेस है वो प्रोफेशनल रीजंस की वजह से होती है। जो अनविलिंगनेस है वो प्रोफेशनल रीजंस की वजह से होती है। इस पॉइंट के अलावा, ये जहां पे मैं ग्रीन कर रहा हूं, इसके अलावा मुझे बताइए इस पूरी स्लाइड से कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? जितनी बात मैंने बताई है ये सारी बातें दिमाग में एंटर हो चुकी हैं? इनमें कोई परेशानी तो नहीं है? आसान आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात, कोई परेशान कौन बात नहीं? ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। सर जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैनेजमेंट का इख्तलाफ आ जाता है ऑडिटर्स के साथ। कभी कभी मैनेजमेंट का भी इख्तलाफ आ जाता है ऑडिटर्स के साथ। मतलब जनाब ये कि मैनेजमेंट चाहती है कि ऑडिटर को चलते ऑडिट से निकाल दिया जाए। ऑडिटर नहीं चाह रहा, मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है कि ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाए एजीएम से पहले पहले। मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है कि वो ऑडिटर को रिमूव कर दे एजीएम से पहले। रीजन कोई भी हो सकती है, रीजंस कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ने के बहुत नजदीक आ गया, तो मैनेजमेंट उसको फारिग कर सकती है। रीजन ये भी हो सकती है कि ऑडिटर ठीक से काम ही नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, उसकी टीम अनप्रोफेशनली एक्ट कर रही है, जिस मकसद के लिए लेकर आए थे वो मकसद पूरा ही नहीं कर रहा। ऑडिटर कहता है कि मुझे 6 महीने चाहिए ऑडिट करने के लिए। तो मैनेजमेंट अगर चाहे, डायरेक्टर्स अगर चाहें, तो वो ऑडिटर को चलते ऑडिट से रिमूव कर सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं। उसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा, उनको ईजीएम से पहले पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। उनको एक अदद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। और वो पास किससे करवाएंगे? वो पास करवाएंगे मेंबर्स। यानी कि जो मेंबर्स हैं उनसे कहेंगे कि यार ये मसले आ रहे हैं, जरा रेजोल्यूशन तो पास करते हैं स्पेशल। अब उस केस में क्या होगा? जो नया ऑडिटर आएगा उसको अपॉइंट तो बोर्ड ही करेगा, मगर यहाँ पे एससीसीपी खुद इन्वॉल्व होगी और कहेगी कि मेरी अप्रूवल के बिना अगला ऑडिटर नहीं आएगा। यानी कि अपॉइंट तुम लोग ही करो, लेके तुम लोग ही आओ, मगर रखने से पहले मेरी अप्रूवल जरूरी होगी। तो यहाँ पे एसएससीपी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। और नीचे जो हमने चार बातें देखी हैं, ये चार बातें, यहाँ पे एसएससीपी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इस पूरी स्लाइड से कोई मसला, कोई परेशानी? यहां से मैं एक दफा रिपीट कर दूं, लॉजिकल सवाल भी आई कैप टेस्ट करने की पोजीशन में होता है, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी आई कैप टेस्ट करने की पोजीशन में होता है। देखिए, न्यू ऑडिटर को आई कैप से भी पूछना पड़ेगा जी, पूछना पड़ेगा। हम आई कैप का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप आई कैप के रूल्स में जाएंगे तो वहां पे पूछना पड़ेगा।
यानी कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए अप्रूवल के लिए। मगर चूंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो आई कैप नामी कोई चीज नहीं ना। अच्छा जी, यहां तक ओके हो गया जनाब? मुझे बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है? मैं एक दफा रिपीट करता चलूं। आई कैप लॉजिकल सवाल भी पूछता है यहाँ से, और आई कैप सीधे सवाल भी यहाँ से टेस्ट करने की पोजीशन में होता है। आपने उसको हर तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक स्टेप आगे चलो। अब ये पूरी कहानी सुनिएगा। पीछे हमने एक वर्ड देखा था, अगर आपने गौर किया हो, पीछे एक वर्ड था, दिखाता हूँ। उस वर्ड को मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वर्ड, दिस वन, ये ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। ये जो वर्ड है ना, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब इस वर्ड को हमने समझना है कि बोर्ड की रिकमेंडेशन कैसे आएगी, बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन कैसे आएगी, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सर, अगर मैनेजमेंट अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए रिमूवल चाहती है तो फिर कर सकती है, या एसएससीपी रोक देगा? देखिए, वो फिर मामला कानूनी बन जाएगा, वो मामला कानूनी हो जाएगा, फिर वहां पे केस होगा और बहुत सारे मसले होंगे, तो उसकी गहराई में नहीं जाते। ठीक है, बात आपकी ठीक है। अच्छा जी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, इस वर्ड के ऊपर जरा बात कर लो। ये वर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन, इस वर्ड का क्या करना है? सर जी, कहानी चलती है कुछ यूं, कहानी चलती है कुछ यूं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं, अगर मेंबर्स की ख्वाहिश है, इंडिविजुअल या एग्रीगेट, अगर मेंबर्स की ख्वाहिश है कि वो नया ऑडिटर लेकर आना चाहते हैं, अगर मेंबर्स नया ऑडिटर लेकर आना चाहते हैं, तो वो नए ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकते हैं, वो नए ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, कंफर्म नहीं, प्रपोज कर सकते हैं। किसको प्रपोज करेंगे? डायरेक्टर्स को। किसको प्रपोज करेंगे? डायरेक्टर्स को। मगर एक शर्त है, शर्त ये है कि जो मेंबर प्रपोज करना चाहते हैं उनके पास इंडिविजुअली, उनके पास इंडिविजुअली 10% शेयर होने चाहिए, या 10% की वोटिंग पावर होनी चाहिए, या अगर वो नहीं है तो जॉइंटली भी किया जा सकता है सेम बंदे को प्रपोज। तो ये 10% इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ये 10% ज्वाइंटली भी हो सकते हैं। ये 10% इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये 10% ज्वाइंट भी हो सकता है। तो मेंबर्स हैविंग एट लीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, अगर आप गौर करें तो मेंबर और आगे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, तो मेंबर या मेंबर्स हैविंग एट लीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, ये अगर चाहे तो प्रपोज कर सकते हैं नए ऑडिटर का नाम। यानी कि डायरेक्टर्स को बता सकते हैं कि हम अगली एजीएम पे इसका नाम चाहते हैं, इसको ऐड कर लो। जब मेंबर्स आके बैठे तो रिकमेंडेशन में डालते हैं। ये नोटिस जो इन मेंबर्स ने देना है वो देना है एजीएम से कम 7 दिन पहले। तो एजीएम शुरू होने से 7 दिन पहले पहले इन्होंने बताना लाजमी। जैसे ही ये नोटिस कंपनी को पहुंचेगा, कंपनी फौरी तौर पे दो काम करेगी, पहला काम और दूसरा काम।
कंपनी फौरी तौर पे रिटायरिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई तैयार हो जाओ, एजीएम के ऊपर तुम्हारा कंपेटिटर आ रहा है, एजीएम के ऊपर तुम्हारा कंपेटिटर आ रहा है, तैयार हो जाओ। और अपनी वेबसाइट पे डाल देगी, वेबसाइट पे डाल देगी, और रिटायरिंग ऑडिटर को फौरी तौर पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि तगड़े हो जाओ, तुम्हारा कंपेटिटर आने वाला है, एजीएम पे तुम्हारा मुकाबला होगा अगर तुम दोबारा से कॉन्टेस्ट करना चाहते हो। ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है, ये जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर है, वो एजीएम से कम 2 दिन पहले, एजीएम से कम 2 दिन पहले एक रुदाद बनाएगा, एक आपबीती बनाएगा, और उसका नाम रखेगा मुझे क्यों निकाला। क्या नाम रखेगा? मुझे क्यों निकाला। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा कि उसके साथ पूरे ऑडिट में क्या क्या वाकयात पेश हुए, और वो एजीएम पे पढ़ के सुनाएगा। और उस वक्त एजीएम को अटेंड करना उसके लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। रिटायरिंग ऑडिटर वो एजीएम लाजमी अटेंड करेगा, रिटायरिंग ऑडिटर वो एजीएम लाजमी अटेंड करेगा, उसके लिए मैंडेटरी है, लाजमो मलजूम है, उसने उसको अटेंड करना ही करना, लाजिमो मलजूम। तो एजीएम से 2 दिन पहले ये भाई साहब अपनी आप बीती बना के भेज देंगे। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी केस हो जाए, 3 बातें करूंगा। नया ऑडिटर अगर अपॉइंट हो जाए, नंबर 1। ऑडिटर रिमूव हो जाए चलते ऑडिट से, नंबर 2। कैजुअल वैकेंसी आ जाए, नंबर 3। इन तीनों में से कोई भी काम हो, इन तीनों में से कोई भी काम हो, कंपनी ने फौरी तौर पे अपने रजिस्ट्रार को बता देना है, इंटीमेट कर देना है विद इन 14 डेज। तो अगर एक ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, कंपनी की जिम्मेदारी है रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट बता दे। ऑडिटर रिमूव हो रहा है, कंपनी की जिम्मेदारी है अपने रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज इन्फॉर्म कर दे। कैजुअल वैकेंसी आ रही है, इनकी जिम्मेदारी है विद इन 14 डेज इन्फॉर्म कर दे। कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट कर लिया है, दोबारा से विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को बता दे। तसल्ली से इस स्लाइड को बगौर देखिए और मुझे बताइए, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी।
अच्छा जी, ये सवाल आए हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं, सवाल आया हुआ है। हमाद का सवाल है कि सर ऑडिटर का नाम डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे या मेंबर्स भी कर सकते हैं? हमाद देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो डायरेक्टर्स भी मेंबर्स ही है ना, डायरेक्टर्स मेंबर्स भी होते हैं। तो हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर है, हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर है, अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी आवाज ओके है। हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर है, हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर भी है, तो वो अपनी मेंबर कैपेसिटी में प्रपोज कर सकता है। हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर भी है वो अपनी मेंबर कैपेसिटी में प्रपोज कर सकता है। इज इट ओके? ये पॉइंट समझ आ गया? हर वो डायरेक्टर जो कि मेंबर भी है वो अपनी मेंबर कैपेसिटी में प्रपोज कर सकता है। अच्छा जी, और जो रेलेवेंट सवाल है, सर क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे? नहीं, वो खुद अटेंड करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं। लॉ कहता है कि तुमने खुद आके पर्सनली बैठना है। नहीं, कोई प्रॉक्सी नहीं आएगी, कोई प्रॉक्सी भी नहीं आएगी। हाँ जी, यहां तक ऑल ओके हो गया? आगे चले? नहीं ना, बीमार नहीं पड़ता वो, बीमार नहीं पड़ता वो, खुद आएगा। खुद मतलब खुद। और अगर फर्ज करे बीमार पड़ भी जाएगा तो वो वीडियो लिंक पे आ जाएगा, उसका खुद बैठना जरूरी है, उसका खुद बैठना जरूरी है। मीटिंग एडजर्न करेंगे तो अगली में आ जाएगा। अच्छा जी, एक एक स्टेप आगे चलते हैं, इससे पहले आप बहक जाए। अब देखते हैं ऑल्टर के राइट्स क्या क्या है। ऑल्टर के राइट्स क्या क्या है, राइट्स ऑफ ऑडिटर। सर जी, उसका पहला राइट है, उसका पहला हक है कि जिस कंपनी ऑडिट करने के लिए आया है, जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए आया है, उसको ये राइट हासिल है कि उसके बुक्स एंड पेपर्स की एक्सेस उसको प्रोवाइड की जाए। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन उसको चाहिए, बुक्स चाहिए, वाउचर्स चाहिए, कागज चाहिए, पेपर्स चाहिए, जर्नल्स चाहिए। आपको अगर याद हो तो कंपनी लॉ में आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं चैप्टर 11 में जाके, बुक्स एंड पेपर्स की। अगर किसी ने सी लॉ का पेपर दिया या पास किया हो तो चैप्टर 11 में एक डेफिनेशन आपको मिलती है बुक्स एंड पेपर्स की, जहां पे आप अकाउंट्स वाली बातें पढ़ रहे होते हैं। ये बुक्स एंड पेपर से मुराद वही है, यानी कि कोई भी अकाउंट्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, लेजर, इनवॉइसेस, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ऑडिट के लिए, उनकी एक्सेस इसको हासिल होनी चाहिए। अगर उस कंपनी की ब्रांचेस भी हैं, अगर उन कंपनी की ब्रांचेस भी हैं तो जो ब्रांचेस तो शहर में है वो वहां पे खुद जा सकता है। जो ब्रांचेस शहर में नहीं है, शहर से बाहर है, दूसरे शहरों में है, वहां भी जा सकता है। बट अगर उसकी ब्रांच पाकिस्तान से बाहर है तो फिर वहां पे वो ये कहता है कि मुझे समरीज भेज दो, मुझे एक्सट्रैक्ट्स भेज दो, मुझे कॉपीज भेज दो। और कहाँ भेजो? प्रिंसिपल ऑफिस। यानी कि जो ब्रांचेस अपना रिकॉर्ड भेजती है ना प्रिंसिपल ऑफिस, जो ब्रांचेस अपना अपना रिकॉर्ड बना के प्रिंसिपल ऑफिस को भेजती हैं, वहां से ही उनकी कॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स हासिल कर सकता है। इसका ये राइट है कि वो तमाम जनरल मीटिंग्स को अटेंड करेगा और तमाम के नोटिसेस उसको मौसूल होंगे। यानी कि कंपनी ने उसकी मौजूदगी में अगर कोई जनरल मीटिंग की है, चाहे एजीएम है चाहे ईओजीएम है, उसका ये राइट है कि उसको नोटिस दिया जाए और वो मीटिंग को अटेंड करे, ये उसका राइट है। जी, अगर ऑडिट करना ही एक ब्रांच का हो तो क्या होगा, कैसे होगा? उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, बड़े होकर सीफा में आना पड़ेगा। वो एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रांच ऑडिटर का या कंपोनेंट ऑडिटर का।
तो वो हमारे कोर्स में नहीं है। मैं चाह के भी उसकी गहराई में नहीं जा सकता। अभी के लिए उसको हम डब्बे में डाल के बंद कर देते हैं। मगर ऐसा हो सकता है, बात आपकी लॉजिकल है, हो सकता है। अच्छा जी, भाई ऑल्टर का ये भी राइट है कि उसकी बात जनरल मीटिंग में सुनी जाएगी। जो जो मीटिंग वो अटेंड कर रहा है उसकी बात लाजमी सुनी जाएगी। और उसका ये भी राइट है कि वो कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, DEF, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी का हो, और हर वो इंसान जिसके पास कंपनी के बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स मौजूद हैं, उन सब से वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता है। हर वो बंदा जो कि कंपनी का है या सब्सिडरी का है, सब्सिडरी का एम्प्लॉय, मेन कंपनी का एम्प्लॉय, सब्सिडरी का पर्सन हैविंग बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स, मेन कंपनी का पर्सन हैविंग बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स, जो जो बंदा रेलेवेंट है, चाहे पेरेंट कंपनी का चाहे सब्सिडरी कंपनी का, जिस जिसके पास जो जो इंफॉर्मेशन है, ये उसको बुला के कटहरे में खड़ा करके उससे तमाम इंफॉर्मेशन ले सकता है, उससे तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। राइट्स क्लियर हो गए? जी, मुझे बताइए, राइट्स ओके? हाँ जी, राइट्स ओके। अच्छा, राइट से हमें कोई सवाल नजर नहीं आया। अच्छा, पॉइंट फाइव को दोबारा देख लेते हैं। पॉइंट 5, 1 2 3 4 5, आखिरी पॉइंट। सर जी, आखिरी पॉइंट ये है, इस पॉइंट की बात हो रही ना। आखिरी पॉइंट ये है कि हर वो मीटिंग जिसमें उसका रोल है एज ऑडिटर, हर वो मीटिंग जिसमें उसका रोल है एज ऑडिटर, उसके लिए लाजमी है कि उस मीटिंग को अटेंड करें। और जब वो अटेंड करेगा तो इसकी बात को अहमियत दी जाएगी और प्रॉपर इसकी बात को सुना जाएगा, इसकी बात को काटा नहीं जाएगा। एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, इसकी बात को अहमियत देके सुना जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा, चले ड्यूटीज पे आते हैं। सर जी, ड्यूटीज आपकी जिम्मेदारी है, आपने बस पढ़नी है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम नहीं करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। मगर जस्ट फॉर कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए ये ड्यूटीज आपने एक दफा पढ़ जरूर लेनी है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम चैप्टर 14 कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स वाला, उस वक्त लिंक करवाऊंगा ड्यूटीज को। मगर जस्ट कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने सिर्फ इनको एक दफा गो थ्रू कर लेना, पढ़ जरूर लेना। जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं उनको हाईलाइट कर लीजिएगा, और जब हम चैप्टर 14 में जाएंगे तो पूछ लीजिएगा। मगर जस्ट आपने इसको एक दफा रीड करना है, और कुछ नहीं करना। तो मैंने तभी एक मुस्कुराता हुआ इमोजी बनाया, जो कि बहुत ही फजूल बना। याद है? ओके, आज की आखिरी बात करें? बिल्कुल आखिरी बात करें आज की। चलो, बिल्कुल आखिरी बात करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा और बाकी बातें इंशाल्लाह कल होंगी। आखिरी आखिरी बात, आखिरी आखिरी पॉइंट वो ये है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
वो ये आखिरी कॉन्सेप्ट है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स। चलिए आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट्स में क्या फर्क है? ये वही फर्क है जो कि FAR 1, FAR 2 और CMA में है। जरा बता सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट्स में क्या फर्क है? कॉस्ट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के मुताबिक बनती हैं। कॉस्ट अकाउंट्स पब्लिक नहीं होते हैं, फाइनल अकाउंट्स पब्लिक होते हैं। फाइनेंशियल हर कंपनी प्रिपेयर करती है, तो फिर कॉस्ट अकाउंट्स कौन सी कंपनी प्रिपेयर करेगी? क्या कॉस्ट अकाउंट्स हर तरह की कंपनी प्रिपेयर नहीं करती? या कोई स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स बनाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग, एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली। कॉस्ट अकाउंट्स बनाना मेन जिम्मेदारी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। कॉस्ट अकाउंट्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही मोस्टली प्रिपेयर कर रही होती। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगली बात, आप जो क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका नाम बताएं जरा। CA। और CA का इदारा पाकिस्तान में कौन सा है? CA का इदारा पाकिस्तान में ICAP है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ICAP का एक कजन है, पता है आपको क्या नाम है उसका? ICAP का एक कजन है, उसका नाम है ICMAP। ICMAP, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। और ICMAP क्या करवाता है आपको? CA करवाता है? नहीं। ICMAP क्या करवाता है? उसकी सर्टिफिकेशन का नाम बताइएगा। CMA। उसकी जो सर्टिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड CMA, दैट इज कॉल्ड CMA। अच्छा, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुननी। कहता है अगर कोई कंपनी, ध्यान से सुननी बात, अगर कोई कंपनी या एक से ज्यादा कंपनी, बेसिकली ग्रुप की बात कर रहा है, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं। तो बेसिकली किन कंपनीज की बात कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ना? ये बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अगर ये अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाना चाहती हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाना चाहती हैं, तो इनके कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट होगा। देखिए, फाइनल अकाउंट्स का तो ऑडिट होगा ही होगा, मगर कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट होगा। कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट किया जाएगा। और कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करेगा? SECP। वो फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करेगा? SECP। वो फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करेगा? SECP। SECP में डायरेक्ट कि कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट किस तरीके से होना है, किस मैनर में होना है, किन हालात में होना है। और कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट आप CA वालों से भी करवा सकते हैं, CMA वालों से भी करवा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट आप CA वालों से भी करवा सकते हैं, CMA वालों से भी करवा सकते हैं।
सीए से भी करवा सकते हैं, सीएमए से भी करवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। बस ज़हन में ये रखना है कि चाहे सीए वाला ऑडिटर आए, चाहे सीएमए वाला ऑडिटर आए, उसको वही पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स, लायबिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि एक नॉर्मल ऑडिटर को मिलती हैं, जिसने फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है। तो 2 बातें हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होगा, किसके मुताबिक होगा? एससीसीपी के मुताबिक होगा। एससीसीपी किससे करवा सकती है? सीए से भी, सीएमए से भी। जो भी आएगा उसको फाइनल अकाउंट्स का जो ऑडिटर होगा, उसके मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जो पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स, लायबिलिटीज़ होंगे, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एक नॉर्मल ऑडिटर के होते हैं। एक नॉर्मल ऑडिटर के होते हैं। ये ऑडिट एसएससीपी डायरेक्ट कर रहा होगा, उसकी रिकमेंडेशन पे हो रहा होगा, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिस बिज़नेस सेक्टर में ऑपरेट करेगी, उसके मुताबिक चल रहा होगा। बिल्कुल वही ड्यूटीज़ होंगी जो कि नॉर्मल की है, ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। डन, 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 डन। चलिए जी। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने बात करनी है क्वालिफिकेशन की और डिस्क्वालिफिकेशन की। और अगर हम एक क्लास संडे को भी रख लें तो आप परेशान तो नहीं होंगे? क्योंकि हमारी एक क्लास इस वीक में नहीं हुई। तो अगर संडे पे एक क्लास रख ली जाए, थोड़ी सी एक्सटेंडेड, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? चल, ठीक होगा। हाँ, वो सुबह ही रखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अभी कंफर्म नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी, ये कल की क्लास पे डिपेंड करेगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। और आपको असाइनमेंट दे दी हुई मैंने। हाँ जी, बस एक ही सवाल है आज। एक ही सवाल है आज। और वो आपने कब तक भेजनी है? कल सुबह 2 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़। कल सुबह 2 बजे तक आ जानी चाहिए। रब रखा।